Hey everyone, this is your big brother Ankit, and remember, when I say big brother, I really mean it. Today we are going to explore our parliamentary system through your chapter, the Union Legislature. अभी तक आप सबने निकलोडियन पर शॉन द शीप तो जरूर देखा होगा। शॉन द शीप भी नहीं तो आपने सड़क पर भेड़ों को, शीप्स को टहलाते हुए लोगों को तो देखा होगा। भाई इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं? जिस तरह से भेड़े अपनी केज से छूटने के बाद कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर अलग अलग डायरेक्शंस में भागती हैं, अलग अलग होकर अलग अलग ग्रुप्स में, उसी तरह से हमारे पास भी हमारी कंट्री में बहुत सारी कास्ट है, बहुत सारे रिलीजन्स हैं। उन्हीं को संभालने के लिए एक जो पूरा सिस्टम लगता है, उसी सिस्टम को बोला जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे जल्दी से शुरू करते हैं आपका चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल को। सर राज्यसभा को पहले क्यों नहीं समझ रहे हैं? राज्यसभा बेटा बाद में आती है, पहले हमारा हाउस ऑफ पीपल। राज्य कैसे बनता है? हाउ आ स्टेट फॉर्म कैसे होती है? पीपल से, यानी हम लोगों से, कॉमन मैन से, मैंगो मैन से। इसीलिए लोकसभा को सबसे पहले समझ रहे हैं। क्या होता है इसको? पहली बात तो इसे बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल्स, यानी हम लोगों का हाउस, जहां पर हम लोग अपने कैंडिडेट को चुनकर भेजते हैं। सेकंड चीज इसमें क्या है? पीपल ऑफ आवर कंट्री इलेक्ट इट्स मेंबर डायरेक्टली, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको हम लोग बोलते हैं एमपी, जिसको हम लोग बोलते हैं एमएलए, जिसको हम लोग बोलते हैं एमएलसी, है ना। मेरा ताऊ तो विधायक है, बहुत सबने सुना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? सर एमपी तो हम सबने सुना है, हाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। सर एमएलए तो हम सबने सुना है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। लेकिन सर ये एमएलसी क्या है? ये तो बिल्कुल ही नया टर्म है। तो भैया एमएलसी होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आगे आ जाइए, कौन वोट डाल सकता है इसमें भैया? अगर आपकी एज आपके आधार कार्ड में, आपकी वोटर आईडी में 18 प्लस है तो आप इसमें वोट कर सकते हैं। लास्ट चीज क्या है भैया? अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 की यहां पर हम बात कर रहे हैं। इस नंबर को याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है जब भी हम कोई ऐसी बात करते हैं। इसमें हमको डेट्स का नाम याद रखना या फिर हमारे कब हुआ था या कौन सा ये एक्ट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी होता है। रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अमेंडमेंट होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं, क्योंकि बदलाव क्या होता है भैया? प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ नेचर है चेंज। तो अगली बात क्या है? कॉम्पोजिशन को समझेंगे। कॉम्पोजिशन से पहले हम अपने गवर्नमेंट ऑफ यूनियन समझ लेते हैं। क्या होता है भाई गवर्नमेंट ऑफ यूनियन? बिल्कुल बिना देर के हम बहुत आसानी से समझेंगे इसको। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ यूनियन की, तो हमको इसमें सबसे पहले समझना होगा, सबसे पहले हमारे पास इसमें आते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है सर, प्रेसिडेंट आते हैं। सर इसके बाद भाई प्रेसिडेंट आ गए, अब राष्ट्रपति आ गए हमारे। अब प्रेसिडेंट के बाद हमारे पास क्या आएगा? प्रेसिडेंट के बाद जो चीज फॉर्म होती है, वो चीज फॉर्म होती है, उसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको क्या बोला जाता है? एक और वर्ड दिया जाता है, वो फैंसी टर्म है एग्जीक्यूटिव। क्या? एग्जीक्यूटिव। अब सर इसके बाद दूसरी चीज भी होगी। हां बिल्कुल दूसरी चीज भी है। वो क्या होता है हमारा? ये है हमारा सबसे एकदम पार्लियामेंट। क्या है भैया? पार्लियामेंट। अब ये पार्लियामेंट क्या होता है सर? अब पार्लियामेंट को भी हम इसमें डिवीजन करेंगे। इस चीज को क्या बोला जाता है? इस ही को बोला जाता है बच्चों, जो आप आगे जाके पढ़ोगे, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे रहा हूं, इसको बोला जाता है पावर डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ पावर या पावर डिवीजन इसको हम बोलते हैं। अब यहां पर सर आगे क्या करना है भाई? आगे आपको पार्लियामेंट में भी दो डिवीजन्स करने हैं। सर कैसे कैसे? अभी बिल्कुल बताता हूं। देखो पहली बात तो आपको इसमें समझ लेना है कि यहां पर जो आपका इस साइड में होता है उसको बोलते हैं हम राज्य राज्यसभा। दूसरी तरफ हम चलें तो इसको बोला जाता है भैया, राज्यसभा के बाद आ गए हम लोकसभा पर, जिसको बोलते हैं हम हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा। अब राज्यसभा को और क्या बोला जाता है? सर हमने सुना तो है, बिल्कुल परेशान मत हो, सब बताएगा तुम्हारा भाई। राज्यसभा को हम बोलते हैं भैया हाउस ऑफ एल्डर्स।
लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, हाउस ऑफ एल्डर्स हमारे यहां हो गए। अभी हमने बात करी है लोकसभा के बारे में, हाउस ऑफ पीपल्स, क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ एल्डर्स। अब इसमें और भी कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ इसके मेंबर्स होते हैं। कौन कौन मेंबर्स होते हैं इसके, इस बात को भी जरा आराम से समझो। तो देखो भैया, हाउस ऑफ एल्डर्स की अगर हम बात करें तो यानी कि राज्यसभा की अगर हम बात करें तो इसमें 250 मेंबर्स हमारे होते हैं, नॉट मोर देन, क्या होता है भैया, नॉट मोर देन, मतलब कि 250 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब इस 250 के अंदर भी डिवाइडेशन है, कैसा डिवाइडेशन है भैया 250 के अंदर, इसमें से भी आपके जो 238 मेंबर्स होते हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी को, किसको, स्टेट और यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और बाकी बचे हुए जो 12 मेंबर्स होते हैं, बाकी बचे हुए जो हमारे 12 मेंबर्स होते हैं, ये कौन करता है, ये डायरेक्टली नॉमिनेट करते हैं, कौन, प्रेसिडेंट। कौन करते हैं भैया, प्रेसिडेंट करते हैं। अब इस तरफ आ जाओ, यानी कि लोकसभा की अगर हम बात कर लें, यानी हाउस ऑफ पीपल की अगर हम बात कर लें, तो इसके अंदर आपको समझना होगा कि टोटल मेंबर कितने होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर टोटल मेंबर होते हैं भैया आपके 552 मेंबर्स होते हैं। अब इसके अंदर भी डिवाइडेशन होता है, इसके अंदर भी ये समझ लेना है कि नॉट मोर देन 552 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब इसके अंदर डिवाइडेशन कैसे होता है भैया, इसमें भी जो आपके 530 मेंबर्स होते हैं, जो 530 मेंबर्स होते हैं उसमें से भी आपके कुछ तो क्या होते हैं भैया, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें से 2 होते हैं आपके एंग्लो इंडियंस। क्या होते हैं भैया, एंग्लो या एंग्लो इंडियंस इनको बोला जाता है। ये कौन होते हैं भाई, मैं अभी बताऊंगा आपको, आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा। और क्या होता है इसमें, जो बाकी 20 मेंबर्स हैं, बाकी जो 20 मेंबर्स बचते हैं वो होते हैं यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करने वाले। क्या होते हैं, यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करने वाले। अगली स्लाइड पर आते हैं, कॉम्पोजिशन पर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकसभा कैन नॉट हैव मोर देन 552 मेंबर्स। अभी इसके बारे में हमने बात करी है। और क्या कहते हैं, होल्डिंग इलेक्शन टू द लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल। आपको ये टर्म्स याद रखने हैं, लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। अच्छा, अब यहां पर क्या कहते हैं भैया, स्टेट में कितना हो सकता है, स्टेट में हो सकता है 530, और यूनियन टेरिटरी में कितना हो सकता है भैया, यूनियन टेरिटरी में आपका हो सकता है 20 मेंबर्स ओनली। कितना, 20 मेंबर्स। फिर यहां देख लेते हैं कुछ एडिशनल बहुत जबरदस्त जानकारी यहां पर है। क्या है, उत्तर प्रदेश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स सेंट टू द हाउस, 80। मतलब कि भैया उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट्स होती हैं। इस बात को याद रखना, तभी कहा जाता है कि इंडियन पॉलिटिक्स को कौन तय करता है, कौन सा स्टेट उसको फाइनल करता है, वो उत्तर प्रदेश है। सेकंड पर आ जाते हैं, ऑल यूनियन टेरिटरीज, इसको भैया यूटी भी बोला जाता है, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब क्या है आपके यूटी हैं। सेंड 1 मेंबर ईच एक्सपेक्ट दिल्ली, दिल्ली कितना करता है, दिल्ली 7 मेंबर्स को भेजता है। कहां भैया, हाउस ऑफ पीपल्स में। आ जाओ, वाइल मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम सेंड 1 मेंबर ईच। इतना समझ में आया। अगली स्लाइड पर चलते हैं भाई, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए सर पीडीएफ चाहिए, आपको वहां पर ही पीडीएफ मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा। इतनी बात हमने कर ली है, इसके 90% पार्ट की हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। यहां पर इसको थोड़ा और डिफाइन करते हैं। यहां पर क्या कहते हैं, ये सीधी सी बात है, आपको मैंने बताया था कि ये एंग्लो इंडियंस, ये कौन है भाई, ये होते हैं जो ब्रिटिश और इंडियन का मिक्स होते हैं, ब्रिटिश और इंडियन का मिक्स होते हैं। जी हां, जाहिर सी बात है आपके दिमाग में नाम आया होगा राहुल गांधी, लेकिन मैं आपको कुछ और नाम भी बता देता हूं इसमें, जैसे कैटरीना कैफ हैं, और बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं कुछ, वो क्या हैं भैया, वो यही 2 मेंबर की लिस्ट में से आते हैं। आगे चलो, तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की हम बात करने वाले हैं, कि मतलब किसको कितना, जिसको बोला जाता है कोटा। कोटा बोला जाता है कि हम तुमको इतना % दे रहे हैं, ये तुम्हारा ही, ये रिजर्व है, इसको कोई भी भैया जर्नल या कोई भी अदर इसको हाथ नहीं लगा सकता, ये एससी और एसटी का है। आ जाओ, सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड इन द लोकसभा फॉर शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी और एसटी। भैया एसटी क्या होता है, देखो इसको हिंदी में बोला जाता है जनजाति, और इसको बोला जाता है, कास्ट को बोला जाता है जाति। ट्राइब क्या होता है, जनजाति होता है, और कास्ट क्या होता है भैया, जाति होता है। हमारे यहां पर कुछ तरह की कास्ट को हमने रिजर्व करा है, या बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट उसमें अब हो रहे हैं।
देखो इसमें कितना दिया जाता है भैया 79, कितना दिया जाता है शेड्यूल कास्ट को 79% तो शेड्यूल कास्ट को दिया गया है और बाकी आपका 41% किसको दिया गया है भैया शेड्यूल ट्राइब को दिया गया है। और आते हैं इसकी डिटेल में, द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1999 यानी कि 1999 1999 का अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, एक्सटेंडेड रिजर्वेशन यानी कि रिजर्वेशन को इसने एक्सटेंड करा था फॉर एससी एंड एसटी अप टू द ईयर 2010 के अंदर करा था। इन अ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली एन SC और ST member is allowed to contest election. However, everybody is allowed टू वोट। मतलब कि एवरीबडी इज अलाउड टू वोट का मतलब क्या है कि कोई भी, चाहे वो किसी रिलीजन का है, चाहे वो किसी कास्ट का है, वो वोट तो कर ही सकता है। ये बिल्कुल तय बता रखा है इन्होंने। उसकी एज लिमिट क्या बताई है भैया, 18 to 21 की एज लिमिट हमारे पास आई हुई है और बहुत सारी डिटेल भी मैं आपको इसमें आगे बताता रहूंगा। अभी हम ज्यादा बुक से बाहर नहीं चल रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा बुक के अंदर ही, बुक के दायरे में ही रहकर बात कर रहे हैं। टर्म की बात कर लेते हैं कि भैया कितना इसका टाइम पीरियड होता है, कितने टर्म के लिए कौन रहता है, इसकी बात करें। द मेंबर आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। कितना भैया, 5 years के लिए, चाहे भैया वो MP हो, है ना, चाहे वो MLA हो, चाहे वो BDC हो। बीडीसी क्या होता है, बीडीसी भी भैया कोई छोटी चीज तो है नहीं, है तो बिल्कुल डायरेक्ट ही हमारे गवर्नमेंट से मिला हुआ, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट कैंडिडेट। क्या, ब्लॉक डेवलपमेंट कैंडिडेट क्या है। इधर आपका प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर, क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को बिफोर दिस टर्म इज ओवर। ये टर्म ओवर होने के बाद लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट, इफ द पार्टी इज पावर लॉस इट्स मेजॉरिटी। अगर पार्टी ने अपनी मेजॉरिटेरियनिज्म को खत्म कर दिया, अपनी जो उनका मेजॉरिटी में चल रही थी वो खत्म हो जाता है, तो प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या है आपकी, ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब इमरजेंसी क्या होता है भैया, अभी इमरजेंसी क्यों आया भैया इसके अंदर, इमरजेंसी एक्ट होता है बेटा आपका, यानी कि 356, जिसके अंदर क्या हो जाता है आपका प्रेसिडेंशियल रूल। क्या होता है, प्रेसिडेंशियल रूल इसके अंदर हो जाता है। सीधा सीधा प्रेसिडेंट ही कंट्रोल करते हैं देश की आर्मी को, देश की गवर्नमेंट को, उसमें कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, सिर्फ राज्यपाल और प्रेसिडेंट इन दोनों की ही चलती है। जैसा कि आप पिछले कुछ साल पहले हुआ था, जम्मू कश्मीर में हो चुका है, एक बार पंजाब में हो चुका है। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 1 year, कम से कम 1 साल के लिए प्रेसिडेंशियल रूल हो जाता है। और अगर फिर भी इसको खत्म करना है तो 6 month में इसको खत्म करा जा सकता है। ओके, अब क्या आता है हमारे पास, द कॉन्स्टिट्यूशन डज सेट लिमिट। अब ये जो लिमिट सेट हो रही है ना आपकी, लिमिट टू द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एक्सटेंड इट्स ओन लाइफ। इतना बड़ा अधिकार, इतना बड़ा एक्ट किसके हाथ में है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के ही हाथ में है। देयरफॉर द एक्सटेंशन कैन नॉट बी मेड फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 1 year। यहां पर 1 year और 6 month का टाइम सबसे ज्यादा क्रुशियल लिया गया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है 1 साल और 6 महीने का टाइम। अब इन चीजों को हम क्या बोलते हैं, ये चीजें खास तौर पर आपका डिवीजन ऑफ पावर होता है, लॉ मेकिंग होता है। इसमें पावर को हम डिवाइड करते हैं अलग अलग चीजों के ऊपर। जैसे सेंटर के पास पावर है तो सेंटर स्टेट को देता है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट को देता है, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक को देता है, ब्लॉक विलेज को देता है। समझा देता हूं इस बात को भी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे पावर डिवाइड होती है भाई, देखो कैसे पावर डिवाइड होती है। इसमें सबसे पहले तो आपको समझना होगा स्टेट पावर, स्टेट नहीं सेंटर से समझना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पावर किसको देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर देता है स्टेट को, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। जैसे आपके घर में कोई बात हुई, आपको जाना है गोवा, तो आप क्या करोगे, आप पहले मम्मी से पूछोगे, मम्मी मम्मी मैं गोवा जाऊं। मम्मी कहेंगी रुक जा पापा से पूछ के बताऊंगी। मतलब क्या है, मम्मी स्टेट गवर्नमेंट है और पापा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। कई घरों में ऐसा भी हो जाता है कि मम्मी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और पापा स्टेट गवर्नमेंट हो जाते हैं। समझे इस बात को। अब स्टेट गवर्नमेंट किसको देती है पावर, ये देती है डिस्ट्रिक्ट को। किसको भैया, डिस्ट्रिक्ट को। डिस्ट्रिक्ट किसको देता है, डिस्ट्रिक्ट देता है ये पावर सीधा सीधा ब्लॉक को। किसको, ब्लॉक को। ब्लॉक ये पावर किसको देता है, ब्लॉक ये पावर देता है बीडीओ को, और बीडीओ ये पावर किसको देता है, बीडीसी को। और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, हमारे पास आ जाता है
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आ जाते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल आ जाते हैं, नगर पालिका आ जाती है, नगर परिषद आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे पास इसके अंदर आ जाती हैं। क्लियर है इतनी चीज? आगे चलते हैं। सेशन ऑफ पार्लियामेंट, हर चीज का एक मौसम होता है। जैसे भैया अभी ठंडी चल रही है, विंटर्स चल रहे हैं, मैंने स्वेटर पहन के मैं आपकी ये क्लास ले रहा हूं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। ऐसे ही पार्लियामेंट के भी अपने अपने सीजन्स, अपने अपने सेशंस होते हैं। समझो इस बात को। द पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस, कौन कौन से हाउस हैं हमारे पास? 2 हाउस हैं, बिल्कुल नहीं भूलना है हम लोगों को। पहला हाउस कौन सा है हमारा? राज्यसभा। राज्यसभा यानी कि राज्यसभा क्या होता है भैया हमारा? राज्यसभा यानी कि हाउस ऑफ एल्डर्स, हाउस ऑफ एल्डर्स। दूसरा क्या है हमारा? लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल्स, कॉमन पीपल्स, या फिर मैंगो मैन उसको बोल सकते हैं। मीट टू कंडक्ट इट्स बिजनेस इज कॉल्ड अ सेशन। क्लियर है? द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू समन ईच हाउस, प्रेसिडेंट को बोला जाता है प्रेसिडेंट ईच समन। हाँ भैया बिल्कुल समन भेजते हैं। एट सच इंटरवल्स दैट देयर शुड नॉट बी मोर देन 6 months गैप। इस सेशन के बीच में 6 months का गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है तो उसको प्रेसिडेंट समन भेजते हैं या फिर उसके कुछ अलग से रेगुलेशंस उसमें फॉलो करे जाते हैं। बिटवीन द 2 सीजन, सीजन या सेशन आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। हमारे पास 3 सीजन्स होते हैं या 3 सेशंस होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं भैया। बजट सेशन होता है हमारा, जिसको निर्मला सीतारमण जी हमारी फॉर्म करती हैं। मॉनसून सीजन है हमारे पास और विंटर सीजन है। बजट सीजन हमारा क्या होता है? फरवरी और मई तक। फिर हमारे पास हमारा मॉनसून सीजन आता है जुलाई से सितंबर तक। विंटर सीजन हमारा चलता है, विंटर सीजन या सेशन हमारा चलता है नवंबर टू दिसंबर तक। तो अभी हमारा हाउस में कौन सा सीजन चल रहा है? कौन सा सीजन चल रहा है भैया? नवंबर और दिसंबर वाला। और अब आने वाले टाइम पीरियड में यानी कि 1 या 2 महीने बाद कौन सा टाइम पीरियड आ जाएगा हमारा? कौन सा सेशन या सीजन आ जाएगा? फरवरी और मई का हमारा यानी कि बजट सेशन, बजट सीजन आ जाएगा। अब इसी में तय होगा कि किस चीज की प्राइस कितनी जा रही है। यहीं पर आकर तय करेंगे कि भैया जीडीपी कितनी गई या फिर अब हमारा जीएनपी या जो भी चीज है अब वो कैसे कैसे आगे जाने वाली है। अगर पीछे है तो कैसे उसको सही करना है। आगे है आपका कोरम। देखो कोरम के लिए मैंने यहां पर एक पिक्चर लगाई है कि जैसे हमारे घर में कभी कोई फंक्शन होता है, कुछ होता है, मान लो कि आपकी शादी हो रही है, तो आपकी शादी में सबसे इंपॉर्टेंट बंदा कौन होगा? दूल्हा और दुल्हन। अब दूल्हा दुल्हन है, पंडित जी हैं, बाकी सारे मेहमान खाने पीने में लगे हुए हैं। पंडित जी कह रहे हैं भैया फेरे होने हैं, बाकी लोगों को तो बुला लो। अब बाकी लोग तो भैया अपना छोले टिक्की गोलगप्पे सब कुछ चल रहा है, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे कि भैया कुछ लोगों को तो बुला ही लो। तो वो जरूरी लोग कौन होंगे? वही कोरम होगा, वही कोरम होगा। जैसे कि कहा कि भैया एक काम करो, लड़की के पापा को और लड़के की मम्मी को बुला लाओ, ये सब बैठ लेंगे आपस में, फूफा जी, मौसा जी और जीजा जी को बुला लो। बस यहीं से हम लोग भैया विवाह का समारोह शुरू कर लेंगे, भैया सेरेमनी शुरू कर लेंगे, फेरे शुरू कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही कोरम होता है कि अगर सारे लोग मौजूद नहीं हैं तो कुछ लोग तो ऐसे होने चाहिए जिससे वो सभा, वो संसद, वो पार्लियामेंट शुरू की जा सके, उस हाउस में बातचीत हो सके। स्पीकर ये कहता है कि भैया किसी को तो बुला ही लो। कितने लोग होते हैं? वो 55 मेंबर्स होते हैं। देख लेते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट बिफोर अ सेशन कैन बिगिन। कितना नंबर बताया मैंने आपको? 55। कितना बताया? 55। आ जाते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट इन द लोकसभा फॉर अ सेशन टू बी हेल्ड इज 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप इंक्लूडिंग द स्पीकर, इंक्लूडिंग द स्पीकर। अब एक बात समझ लो, इन सारे हाउसेस के बीच में स्पीकर का एक बहुत बड़ा मेजर रोल है। कौन है भैया स्पीकर? करंट में हमारे स्पीकर चल रहे हैं ओम बिरला, और हर सेशन पे हमारे स्पीकर बदलते रहते हैं। आ जाते हैं यहां पर एट लीस्ट 55 मेंबर्स, पहले भी हम बात कर चुके हैं, एट लीस्ट 55 मेंबर्स नीड टू प्रेजेंट फॉर अ सेशन टू कम। भाई आगे चलते हैं। ये पिक्चर आप समझे, ये पिक्चर आप समझे कि कितने ये होता है कोरम, कि भैया कुछ को तो बुला ही लो, बाकी तो अपने आप आ जाएंगे खाने पीने के बाद। लिफाफा देने तो आएंगे, एनवलप देने तो आएंगे ही, बुके गिफ्ट देने तो आएंगे ही, तो ये बाद में आ जाएंगे, पहले इन लोगों को बुला लो। आगे चलते हैं। ओके, तो यहां पर मैंने आपके लिए एक माइंड मैप तैयार करा है। बहुत सारे माइंड मैप मैंने आपके इस चैप्टर के लिए बनाए हैं। यहां पर ये कुछ 1-2 माइंड मैप डेमो के लिए लेकर आया हूं। अगर आपको सारे पूरे चैप्टर का माइंड मैप चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, वहां पर जाके परचेज कर सकते हैं। देखिए यहां पर क्या कहते हैं, द यूनियन लेजिस्लेचर को पूरा ब्रेक करा गया है। 1947 इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया,
इसका रंग बदल लेते हैं भैया, कलर चेंज कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जी हां, जिनको बोला जाता है भारत रत्न डॉक्टर बी आर अंबेडकर। चीफ आर्किटेक्ट किसको बोला जाता है भैया? चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अंबेडकर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास है रूल सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है, एक हमारी रूल बुक है कि भैया तुमको कब क्या कहां पर कैसे कैसे करना है, क्या नहीं करना है, यह भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी मेक लॉज एज फाइनेंशियल। भाई देखो यहां पर लेजिस्लेचर का बात आई तो बात को समझो, क्या होता है ये लेजिस्लेचर? हमारे पास तीन तरीके की पावर है, समझो उसको बैलेंस करने के लिए, पावर को बैलेंस करने के लिए पहले को अगर हम समझे तो हमारे पास है एग्जीक्यूटिव, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पहला है एग्जीक्यूटिव, फिर है आपका पहला है आपका लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर है आपका एग्जीक्यूटिव एंड देन आपका आता है जुडिशरी। अब ये तीनों चीजें क्या है? LEF, ये क्या है आपका? LEJ क्या है ये भैया यहां पर ये जो लेजिस्लेचर है आपका ये है लॉ मेकर्स, और ये है भैया जो ख्याल रखते हैं कि सारे लॉज को ठीक से फॉलो करा तो जा रहा है ना। और इधर जो आ जाता है ये होता है आपका जुडिशरी, ये क्या करते हैं? अगर तुमने लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉज को सही से एग्जीक्यूट नहीं करा तो भैया जुडिशरी तुमको भैया क्या करेगी? पनिश करेगी तुमको, तो कोई ना कोई सेंटेंस वो दे ही देगी। दूसरी बात कर लेते हैं, प्रेसिडेंट है इधर की तरफ और राज्यसभा है इधर हमारा, देखते हैं क्या है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट क्या है भैया? प्रेसिडेंट है हमारे, मस्ट गिव एसेंट टू बिल पास्ड इन द पार्लियामेंट, मैक्सिमम स्ट्रेंथ यहां पर बताई गई है। सब कुछ आपका जो भी है उसको समराइज करके इस माइंड मैप में मैंने रखा है, जो भी चीज यहां पर रह रही है उसको आप लोग खुद ही एक बार रीड कर लीजिएगा। लोकसभा है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। हाउस ऑफ पीपल है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल्स, यानी कि आपके और मेरे द्वारा चुने जाते हैं ये लोग। फिर है आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी होती है? 552 होती है, और करंटली हमारे पास कितने मेंबर हैं भैया? 545 है। अब इतने कम क्यों हैं? अगर हमारे पास कोई स्टेट बढ़ता है, किसी स्टेट में कुछ नए फॉर्मेशंस होते हैं तो ये स्ट्रेंथ बढ़ और कम हो सकती है। वैसे ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि इंक्रीज ही होगी, डिक्रीमेंट इसमें नहीं होगा। प्रेसिडेंट की बात करें तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी कितना है हमारा? 79 है। एसटी का कितना है? 41 है। एसटी क्या होता है? शेड्यूल ट्राइब होता है आपका, और एससी होता है हमारा शेड्यूल कास्ट। टर्म कितना होता है इसका, यानी कि टाइम पीरियड कितना होता है? 5 इयर्स होता है इसका, एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, आर्टिकल 356 आपका प्रेसिडेंशियल रूल हो जाता है। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? 1 साल के लिए सब कुछ, पूरा पार्लियामेंट या पूरी इंडियन गवर्नमेंट किसके कंट्रोल में हो जाती है? प्रेसिडेंट के, यानी कि जो भी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके कंट्रोल में पूरा इंडिया हमारा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में ऐसी सिचुएशन पहले बनी थी, या अमृतसर में बनी थी। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं भैया लोकसभा की। क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको भारत का नागरिक यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एट लीस्ट 25 इयर्स ऑफ एज उसकी होनी चाहिए। एडिशनल क्वालिफिकेशन एज पर लॉ, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। वो कोई लॉयर भी हो सकता है, वो कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ उसको क्या नहीं होना चाहिए? उसको क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। उसको किसी भी तरीके की कोई भी उसको एफिडेविट देना पड़ता है गवर्नमेंट को कि मैंने कोई भी भैया जुर्म नहीं करा है, मैंने कोई भी क्राइम नहीं करा है, मैं बिल्कुल सही हूं एक कैंडिडेट बनने के लिए लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल्स का। लेकिन इंडिया के अंदर भैया करप्शन का आप लोग जानते हो, रोज न्यूज देख रहे हो, रील्स बहुत देख रहे हो, तो आपको पता है कि किस तरीके से करप्शन हो रहा है और कैसे कैसे लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। ओके, डिस्क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं भैया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की भैया उसको बहुत सारी चीजें हैं, मैं आगे बताऊंगा इसके अंदर। फॉरेन सिटीजनशिप, यानी कि अगर आप मान लो कि अक्षय कुमार कभी भारत में लोकसभा के कैंडिडेट नहीं बन सकते, लोकसभा या राज्यसभा के कैंडिडेट नहीं बन सकते। और ऐसी क्या बात है सर, अक्षय कुमार क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि अक्षय कुमार कहां के रेजिडेंसी है उनके पास?
कैनेडियन रेजिडेंसी है, उसको इंडियन रेजिडेंस होना चाहिए, कैनेडियन रेजिडेंसी उनके पास है। और चीजें देखते हैं इसमें क्या है, कैन नॉट होल्ड सीट इन बोथ हाउसेस, मतलब कि भैया एक हाथ में लड्डू और दूसरे में गुलाब जामुन, ना 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 ना, ये नहीं चल सकता भैया। अगर इस हाथ में गुलाब जामुन है तो इस हाथ में कुछ और होना चाहिए, या फिर ये हाथ खाली होना चाहिए। दोनों हाथों में लड्डू या पांचों उंगली घी के अंदर आप नहीं रख सकते। आप या तो भैया हाउस ऑफ पीपल के मेंबर बनो या फिर आप हाउस ऑफ एल्डर्स के मेंबर बनो, इन दोनों में से कोई एक ही चीज करो भाई, इससे ज्यादा ना ना ना, सारा फायदा आप ही नहीं ले सकते हैं। अब देखते हैं और चीज इसके अंदर क्या है। परमानेंट हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट को मिलता है, ओके ठीक है, परमानेंट हाउस भाई ये अलग चीज है थोड़ी सी। और इसमें इनडायरेक्टली इलेक्टेड मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है। इसकी पूरा चैप्टर याद करने के लिए ये एक माइंड मैप आप लोगों के लिए काफी है, एंड डेफिनेटली श्योर। फिर आपके पास 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स। कोरम आपको मैंने बता दिया कि भैया 25 मेंबर या फिर 55 मेंबर तो इनके पास होने ही चाहिए। क्लियर है? ओके, डिस्क्वालिफिकेशन की हमने बात करी है, तो भैया काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर। अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ कैन नॉट होल्ड सीट इन बोथ हाउस, ये 2 बार हो गया है, इतनी बात को हमें समझ लेना है। आगे चलते हैं तो क्या है यहां पर, लैंग्वेज इज यूज, कि भाई हम अगर हाउस ऑफ पीपल में या हाउस ऑफ एल्डर्स में बैठे हैं तो हम कौन सी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। मतलब कि हम सीधा सीधा कहां के पार्लियामेंट में बैठे हैं भैया, हम अपना सेंटर में यानी दिल्ली में बैठे हैं। अगर हम उड़ीसा में बैठे हैं तो उड़िया में बात कर सकते हैं, पंजाब में बैठे हैं तो भैया पंजाबी बोल सकते हैं। अगर हम अब बैठे हैं मानो तेलंगाना में, कर्नाटका में, तो हाँ हम वहां पर बोल सकते हैं वहां की लैंग्वेज। लेकिन अगर हम दिल्ली में बैठे हैं तो हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है, इस चीज को देखते हैं। ऑल डिबेट्स कैन डिस्कशंस इन द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी भाई यही दोनों लैंग्वेजेस हम लोगों ने सबसे ज्यादा अपना रखी है। और इंडिया में तो सिर्फ अगर देखा जाए तो 40% ऑफ पीपल क्या है, हिंदी बोलने वाले हैं। बाकी सब अपनी अपनी रीजनल डाइवर्सिटी में, रीजनल लैंग्वेज डाइवर्सिटी में बटे हुए हैं। हुआ क्या था कि 2006 में या 8 में, 6 और 8 में क्या हुआ था, रीजनल डाइवर्सिटी या लैंग्वेज रीजनल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। तो उस टाइम पे एक ऐसा लॉ आया कि अब एक काम करते हैं, सारे स्टेट को उनकी लैंग्वेज के हिसाब से डाइवर्सिफाई कर देते हैं, लैंग्वेज के हिसाब से अलग कर देते हैं। भैया पहले था गुजरात तो कर दिया गुजराती, गुजराती लैंग्वेज बोली जाती थी तो उसको कर दिया गुजरात। क्लियर है? राजस्थानी को राजस्थान कर दिया गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बंगाली को बंगाल कर दिया, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आई, पर यह कोई बहुत ज्यादा चला भी नहीं है। If a member cannot express himself, ओके अगर कोई बंदा अपने आप को खुद से नहीं बोल सकता, कैसे नहीं बोल सकता, गूंगा नहीं होगा, लेकिन अगर वो हिंदी और इंग्लिश नहीं बोल सकता तो उसको अलग से परमिशन लेनी होगी, या तो उसको ट्रांसलेटर खड़ा करना होगा या फिर उसको अलग से परमिशन लेनी होगी कि क्या मुझसे हिंदी और इंग्लिश नहीं आती तो क्या मैं अपनी रीजनल, अपनी मदर टंग में बोल सकता हूं या नहीं, इसकी उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं है कि आप आए क्लास के अंदर, क्लास कह रहा हूं, आप आए हाउस ऑफ एल्डर या पीपल के अंदर और आए और अपनी रीजनल लैंग्वेज में शुरू हो गए। अगर आप पंजाबी हो तो आप बल्ले बल्ले करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ओके, बट दिस वुड रिक्वायर प्रायर परमिशन। बिल्कुल हाँ, अभी बात करी कि भैया हाँ परमिशन लेने की उसमें जरूरत आपको होती है। क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स, अभी हमने देखो उस माइंड मैप के अंदर इस चीज को कवर भी किया था, फिर भी थोड़ा सा अलग और डिटेल में मैं आपको इसको समझा रहा हूं। इन ऑर्डर टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, एक कैंडिडेट मस्ट बी क्या होना चाहिए भैया, इस इंडियन सिटीजन, हां उसको भारतीय नागरिक होना चाहिए एज पर द लॉ, नॉट लेस देन 50 years of 25 years of एज, 25 साल से कम का नहीं होना चाहिए। होल्डिंग एडिशनल क्वालिफिकेशन, भैया एडिशनल क्वालिफिकेशन भैया बहुत सारी होती हैं। बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो क्या हैं, वो या तो बिजनेसमैन हैं या फिर वो लॉ उन्होंने करा हुआ है, LLB LLM। हम बात कर लें अगर चंद्रशेखर आजाद की जो क्या है उनकी पार्टी का नाम, आजाद समाज पार्टी है ना, ASP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मतलब उसके वो क्या है, वो भी उन्होंने भी वकालत कर रखी है, वो भी LLB हैं। हम बात कर लेते हैं बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो
जिन्होंने लॉ ही करा है, और तो क्या ही कहें जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, यानी कि भारत रत्न डॉक्टर B.R. अंबेडकर, वो भी लॉयर ही थे। ओके, बात कर लेते हैं यहां पर और आगे। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। आगे देखते हैं क्या है डिस्क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन हमने पहले माइंड मैप में पढ़ ली है, वो तो आपके लिए पूरे चैप्टर की समरी है, और आपको ऐसे और माइंड मैप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक वहां पर लगा हुआ है, वहां जाइए, फ्री है आप लोगों के लिए, वहां से इसको डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। ए पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्या होता है, क्या होना चाहिए? इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ऐसा नहीं हो कि भैया लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ लिया है और आप रेलवे में उसके पायलट भी हो, रेलवे के ड्राइवर को भी पायलट बोला जाता है मेरे भाई। या ऐसा नहीं है कि आप इसमें इलेक्शन भी लड़ लो और आप कहीं के सीईओ यानी कि सर्किल ऑफिसर हो, आप कहीं के भैया कुछ अधिकारी हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप गवर्नमेंट ऑफिसर, आप किसी और तरीके का प्रॉफिट गवर्नमेंट से नहीं ले सकते अगर आप ऐसा कोई कैंडिडेट बन रहे हो तो। ओके, सेकंड है आपका ही इज ऑफ एन अनसाउंड माइंड। बिल्कुल, फिर है आपका अनडिस्चार्ज्ड सॉल्वेंट, फिर है आपका ही हैज एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। भैया अनदर कंट्री की सिटीजन आपके पास नहीं होनी चाहिए। डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी एक्ट। एनी एक्ट का मतलब क्या है भाई? किसी भी तरीके का क्रिमिनल उसको नहीं होना चाहिए। मानो कि भैया वो मर्डरर नहीं होना चाहिए, वो रेपिस्ट नहीं होना चाहिए, वो किसी भी तरीके के बड़े क्राइम के अंदर नहीं होना चाहिए। झूठा कोई आरोप लगता है वो एक अलग बात है, लेकिन कोई बड़ा क्राइम उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। कोई झूठा आरोप भी है, कोई फॉल्स ब्लेम भी है, तो उसको क्या करना होगा? एफिडेविट जमा करना होगा और बताना होगा कि मैं क्रिमिनल नहीं हूं। आ जाता है ए मेंबर वॉलेंटरी गिव अप द मेंबरशिप। ए मेंबर वॉलेंटरी gives up the membership of the political party to which he belongs। ठीक है, पार्टी को उस वक्त पे छोड़ना ना छोड़ने की काफी चीजें आ जाती हैं। डिस्क्वालिफिकेशंस के लिए भी एक माइंड मैप का डेमो मैं आपको दे रहा हूं। क्या है ये? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसके पास नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड उसके पास नहीं होना चाहिए, जाहिर सी बात है। अनसाउंड माइंड, हाँ ये 2 बार हो गया, हाँ फिर 2 बार भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैन नॉट होल्ड सीट इन बोथ हाउसेज, यानी कि उसको हाउस ऑफ एल्डर और हाउस ऑफ पीपल दोनों में उसके पास सीट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक में होनी चाहिए। अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ फॉरेन सिटीजनशिप उसके पास नहीं होनी चाहिए, जैसे अक्षय कुमार की मैंने बात करी। एंड डिस्चार्ज है इंसॉल्वेंट। आगे चलते हैं, ओथ ऑफ मेंबर्स, इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको बोला जाता है शपथ। क्या बोलते हैं? शपथ। देखो, हाँ माना कि हमारा बोर्ड जो है वो कंप्लीट इंग्लिश में बात करता है, कंप्लीट इंग्लिश के लिए कहता है, लेकिन यार इंडियन सिटीजन होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपने लैंग्वेज की भी रक्षा करें, अपनी लैंग्वेज को भी बचाएं। ओके, शपथ कहते हैं इसको। एवरी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू टेक एन ओथ, यानी शपथ लेने की जरूरत होती है बिफोर द प्रेसिडेंट बिफोर एक्सेप्टिंग हिज शीट। पहले शपथ लेनी होती है कि भैया मैं ये वो, मैं पूरे देश की रक्षा करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसी बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। अच्छा, he has to affirm that he will, क्या करेगा? वो अपने आप को अफर्म कर रहा है, वो ओथ ले रहा है। क्या है उसकी ओथ के अंदर? देखते हैं। bear true faith and allegiance to the Constitution of India, uphold the sovereignty and integrity of the country। बिल्कुल सही है, ये होना भी चाहिए। faithfully discharge the duty he has been entrusted with। भाई अपनी ड्यूटी जो भी उसकी फंडामेंटल ड्यूटी उसकी ये है कि वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को समझे। क्या हो जाती है एक कैंडिडेट की ड्यूटी? कि वो लोगों के फंडामेंटल राइट को समझे, उसको रिस्पेक्ट दे। सैलरी एंड अलाउंस की बात कर लेते हैं। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, अब क्या होता है भाई, हम लोग सोचते हैं कि ये नेता लोग तो बहुत अमीर हैं। हाँ जाहिर सी बात है भैया, अमीर नहीं होगा तो पहली बात तो वो नेता नहीं बन सकता, है ना। बन सकता है पर उसको बहुत ज्यादा फाइनेंस की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहां पर क्या कहते हैं कि उनको पैसा किस किस तरह से मिलता है, देख लेते हैं। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 16,000
पर मंथ। अब ये 16,000 पर मंथ की सैलरी तो उनको मिलती है, उसके साथ साथ बहुत सारे उनको अलाउंस भी मिलते हैं, जैसे घर मिलता है, कुछ को घर भी मिलता है, गाड़ियां भी मिलती हैं, एंड सिक्योरिटी तो मिलती है। दे ऑल्सो गेट एन अलाउंस ऑफ रेस 1000 पर डे, हर दिन उनको 1000 रुपया मिलता है, जिसको बोला जाता है भत्ता। अलाउंस को क्या बोलते हैं? भत्ता भी बोलते हैं। व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन या सीजन। सेशन या सीजन कुछ भी बोल सकते हो, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना है इसमें आपको। दे आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू अ पेंशन डिपेंडिंग अपॉन देयर ईयर्स ऑफ सर्विस एज MP। उनको क्या मिलेगा भैया? उनको पेंशन भी मिलेगी। हां, ये मत समझना कि पुलिस वालों को या आर्मी वालों को हमारे ही पेंशन मिलती है, नहीं भैया, इनको भी पेंशन मिलती है। मतलब ये पूरा अपना 5-6 साल 10 साल आराम से मजे से कमाते भी हैं, हर तरीके से कमाता है पॉलिटिशियन, सैलरी से भी कमाता है और अपने से भी कमाता है भैया, लेकिन इसको साथ साथ क्या मिलती है? पेंशन भी लाइफ टाइम मिलती रहती है। They are also provided with many other allowances for the smooth running of their constituencies, यानी कि अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी टेरिटरी में या अपने अपने राज्य में, and the discharge of their functions, मतलब कि वो अपने स्टेट को या अपने जो भी उसके टेरिटरी बनती है उसको बहुत अच्छे से वो रख सकता है। ये सारी उसको अथॉरिटी मिल जाती है और यही वो ओथ भी लेता है, या फिर इसी तरीके से वो जो उसको भत्ता मिलता है या फिर गवर्नमेंट उसको फाइनेंशियल कंडीशंस प्रोवाइड कराती है, उस चीज के सहारे वो ऐसा कर सकता है। प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी आपका एक माइंड मैप का डेमो है, देख लेते हैं क्या है। अगर आपको ये माइंड मैप चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको ये माइंड मैप मिल जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस देख लेते हैं क्या है। फ्रीडम ऑफ अरेस्ट, भैया क्या है फ्रीडम ऑफ अरेस्ट? ध्यान से समझना इस चीज को। कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग सेशन एंड मतलब सेशन के 40 दिन पहले, 40 डेज बिफोर और 40 डेज आफ्टर उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ओके, बहुत सारी चीजें होती हैं भाई इसके अंदर। अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच उसके पास है, यानी कि बोलने की आजादी उसके पास है। वो हाउस ऑफ पीपल में अपना बोल सकता है, या फिर वो हाउस ऑफ पीपल है या फिर वो अपना हाउस ऑफ एल्डर है, वो उसके अंदर अपनी बात रख सकता है, उसको बोलने का पूरा पूरा अधिकार है। उसके पास राइट है कि वो अपनी रिपोर्ट्स को, अपनी डिबेट्स को, अपनी बातों को, जो भी वो राइट्स चाहता है या समाज के लिए या सोसाइटी के लिए कुछ भी चाहता है, सोसाइटी का इंक्रीमेंट चाहता है किसी भी फॉर्म में, तो वो उसको पब्लिश करा सकता है। न्यूज़पेपर हो गए या फिर सोशल मीडिया पर उसको बिल्कुल क्लियरली पब्लिश कर सकता है। एग्जाम फ्रॉम ज्यूरी ड्यूटी, भाई देखो ये क्या चीज है। एग्जाम फ्रॉम अटेंडिंग कोर्ट एज विटनेस और ज्यूरी व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन, नहीं कर सकता वो। ये उसको क्या है? एक प्रिविलेज मिला हुआ है। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम और कोड या फिर आपका श्योरिटी ऑफ फॉर पीस। अब आ जाते हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस। देखो कलेक्टिव का क्या होता है कि एक साथ मिलकर जो प्रिविलेजेस उसको मिल रहे हैं। पब्लिश डिबेट, हां बात कर ली है, हां डिबेट्स को पब्लिश कर सकता है, वो अपना रेगुलेट कर सकता है इंटरनल अफेयर्स को, यानी कि आंतरिक चीजों को, इंटरनल अफेयर्स को। हैव कंट्रोल ओवर डे टू डे वर्किंग, सेट अप ओन रूल ऑफ प्रोसीजर, मतलब कि अपने रूल बना सकता है। कैसे बना सकता है अपने रूल? बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं, पर छोटे छोटे रूल्स बना सकता है कि अब मैं अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूं, अब मैं अपने पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, अब मैं अपनी कास्ट की बात कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं अपने रिलीजन के एनहांसमेंट की। वो सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। पनिश मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स, किसको भैया कैसे पनिश कर सकता है? ऐसे नहीं कि भैया चलो सजा देते हैं, ना 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 भैया, आराम से अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भैया उसको पनिश किया जा सकता है। पनिश एमपीज एंड आउटसाइडर फॉर ब्रेच और आपका प्रिविलेजेस। पनिश फॉर मिसबिहेवियर इन हाउस, हां भैया उसको सजा मिल सकती है। कैसे? अगर उसने उसमें क्या कहते हैं आपके, या तो हाउस ऑफ एल्डर्स में या हाउस ऑफ पीपल्स में अगर बदतमीजी करी है ना, अगर तू तड़ाक से बात करी किससे? स्पीकर से या किसी भी एल्डर से या किसी भी और से, तो उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी।
लीडर ऑफ द अपोजिशन। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स है आपका अपोजिशन। कहा जाता है कि जितना ज्यादा पावरफुल अपोजिशन होगा उतने ज्यादा पावरफुल आप लोग बनने वाले हैं। यानी कि आप लोगों से मेरा मतलब है फ्यूचर पॉलिटिशियन से, कि अगर आपका अपोजिशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा तगड़ा है, बहुत ज्यादा उसके पास हर तरह की पावर है, बहुत ज्यादा उसके पास नॉलेज है, तो आप भी उतने ही ज्यादा ऊपर जाएंगे। अपोजिशन ही आपको ऊपर लेकर जाता है। जैसे कि अगर हम बात कर लें करंट पॉलिटिक्स की, तो आईएनसी जैसे बीजेपी को पुश कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसका एक पक्का अपोजिशन बना हुआ है। क्या कहते हैं इधर? द अपोजिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है भैया? गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। यानी कि इसको मैं आपको अगर हिंदी में भी बताऊं तो लोकतंत्र डेमोक्रेसी को हम बोलते हैं। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो लोगों के या पीपल्स के हिसाब से चलाया जाता है। द लीडर ऑफ द opposition is chosen from the largest opposition party in either house। समझे इस बात को? जैसे कि अभी फिर वही बात है, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात करें तो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ओके, he enjoys the same status, he enjoys the same status। बिल्कुल सही बात है भैया, उसको भी इतनी सिक्योरिटी मिल रही है, उसको भी इतने प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, बराबर का मिलता है, लेकिन दिखाया हम लोगों को मीडिया के फेस से कम जाता है। स्टेटस एंड फैसिलिटीज एज दोज ऑफ अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का हक उसको मिलता है। किसको मिलता है भैया? हमारे ओपोजिशन को। Okay, he occupies a position of responsibility because a constructive and progressive opposition, constructive and progressive opposition, कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि वो दिन रात चीजें बिल्ड कर रहा है। मैं आपको करंट लाइफ के एग्जांपल से बताऊं तो जिस तरीके से राहुल गांधी वोट चोरी या फेक वोट का एक पूरा का पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया बनाकर ले आए थे, वो क्या है कि वो आपका क्रिएटिव है, वो क्रिएटिव भी है, वो कंस्ट्रक्टिव भी है, वो प्रोग्रेसिव अपोजिशन है। हां, वो आगे बढ़ रहा है चाहे किसी भी फॉर्म में हो। अपोजिशन इज रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर डेमोक्रेसी। अगर अपोजिशन नहीं होगा तो डेफिनेटली वो जो गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप में, एब्सोल्यूटिज्म में चली जाएगी। ओके, अभी हम यहां पर कुछ मेन दो इंपॉर्टेंट नेम्स की बात करने वाले हैं जो आपके 14th लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं। जैसे कि बात करें सोमनाथ चटर्जी, स्पीकर ऑफ द 14th लोकसभा। कौन है? सोमनाथ चैटर्जी। ये बंगाल से हैं, तो जाहिर बात है हमारे पास कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। चरणजीत सिंह अटवाल, ये हमारे पंजाब से हैं। बंगाल और पंजाब मतलब एक तरफ ईस्ट आ गया आपका, बोलते वेस्ट बंगाल है लेकिन है तो वो ईस्ट में ना, तो ऐसे ही आपके एक ईस्ट से है और एक हमारे नॉर्थ से है। पंजाब कहां आ जाता है? पंजाब नॉर्थ साइड में चला जाता है हमारे इंडियन पॉलिटिकल मैप के। तो भैया एक हमारे कहां से है? एक है हमारे ईस्ट से और एक हमारे कहां से है? ये है हमारे नॉर्थ से। कौन? चरणजीत सिंह अटवाल। और करंटली हमारा लोकसभा स्पीकर कौन है? अभी तो हमारा करंटली देखो चल रहा है 18th है ना, और कौन है हमारा लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला जी हैं। कौन है? ओम बिरला, हमारे रिस्पेक्टेड ओम बिरला जी हैं इस टाइम हमारे लोकसभा के स्पीकर। तो गाइज आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको लेक्चर में बहुत मजा आया होगा। अगर ऐसे ही लेक्चर्स आपको कंटिन्यू चाहिए और आपको यही पूरे चैप्टर के और बाकी सारे चैप्टर्स के माइंड मैप भी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत समराइज फॉर्म में चाहिए, बहुत ही स्ट्रक्चर में चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे अब तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।